शानदार सा कार कॉलेज गेट के पास रुका तो सभी स्टूडेंट्स उस कार को देखने लगे। जब नैना कार से उतरी तो उससे देख सब सोचने लगे, ये लड़की तो बस से आया करती थी। तभी नैना के उतरने के बाद दक्ष उतरा तो सभी भीड़ इकट्ठा कर लिए। नैना सभी को इग्नोर कर जाने लगी तो दक्ष नैना के हाथ को पकड़ उससे रोक बोला, बाय तो बोल ही सकती हो। नैना अपना हाथ छुड़ा चल गई। ये देख सभी हैरान रह गए, पर ईशा को ये देख बहुत गुस्सा आने लगा। वो दक्ष के पास आ प्यारी आवाज में अपनी भोली सूरत बना बोली, दक्ष सर आप यहाँ। सॉरी मेरी बहन बहुत रूड है, उसके बेवकूफ़ी के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। दक्ष ने ईशा के बातों को पूरी तरह इग्नोर करते हुए वहां से चला गया। ये देख ईशा को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो गुस्से में मन ही मन बोली, आखिर उस जंगली लड़की में है क्या जो उसे दक्ष दीवान जैसा इंसान भाव दे रहा। ईशा अपने दांतों को कटकटाते हुए अपना पैर पटक गुस्से में वहां से क्लासरूम के अंदर जाने लगी तो उसकी दोस्त रीत उससे रोक चिढ़ाने वाले तरीके से बोली, तेरी बहन तो बाजी मार गई, अब तू क्या करेगी। ईशा रीत को गुस्से में घूर बोली, जो ईशा के रास्ते में आएगा ईशा उसे अपने रास्ते है हटा देगी। ये बोल वो रीत को साइड कर क्लास के अंदर चली गई। रीत हल्का सा मुस्कुरा खुद में बुदबुदाती हुई बोली, देखते हैं ईशा तुम जीतती हो या तुम्हारी सौतेली बहन। इतना बोल वो भी क्लास के अंदर जा ईशा के साथ बैठ गई। ईशा उससे देख गुस्से में बोली, तू तो मेरा मजाक उड़ा रही थी ना, तू आज से ईशा की दोस्त नहीं है। रीत परवा से भरी आवाज में बोली, ईशा मैं तो तुझे बस समझा रही थी, तेरी बहन तुझसे सब छीनना चाहती, तुझे जल्दी कुछ ऐसा करना होगा कि तू अपनी बहन से आगे हो सके। ईशा रीत की बातों को सुन अपने मन ही मन सोचते हुए खुद में ही बोली, सही कहा इसने, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। वक्त बीतने लगा। सारे क्लास खत्म होने के बाद कॉलेज की छुट्टी हो गई। नैना फिर जल्दी से कॉलेज से निकल गई ताकि कोई फिर उसके लिए मुसीबत पैदा ना कर सके। वो जब मेंशन पहुंची तो जल्दी से अपने कमरे में जा फ्रेश हो बाहर आई तो देखी दाइसा अब तक नहीं आई है। नहीं तो वो उसके कॉलेज से आने के बाद उसका खाना लेकर आ जाया करती थी, पर आज क्यों नहीं आई। नैना को दाइसा की चिंता सताने लगी। वो पता लगाने के लिए कमरे से बाहर निकली, फिर वहां काम करने वाले नौकरों से पूछी पर किसी ने कुछ भी नहीं बताया। पर नैना को उनके चेहरे को देख समझ आ गया कुछ तो गलत हुआ है दाइसा के साथ। नैना आसपास देखने लगी, उसे दाइसा कहीं नहीं दिखी। तभी दरवाजे से अंदर आ रही ईशा नैना का चेहरा देख बोली, किसे ढूंढ रही हो, उस नौकरानी को। ये सुन नैना उसके तरफ देख कठोरता से पूछी, कहाँ है दाइसा। ईशा जोर जोर से हंसते हुए बोली, तुम्हारी गलती की सजा उस नौकरानी को डेड दे रहे हैं। इतना बोल वो जाने लगी तो नैना फिर पूछी, हमें पूरी बात बताओ। पर ईशा उसे आगे और कुछ ना बता वहां से चली गई। नैना को समझ नहीं आ रहा था आखिर दाइसा को उसके वजह से क्या सजा मिल रहा। तभी उसका नज़र सीढ़ी से उतर रही उसकी सौतेली माँ मेघा पर गया। वो मेघा के पास जा कठोरता से पूछी, दाइसा कहाँ है। मेघा ने नैना को अपने ठंडे भाव से देखा, फिर सोफे पर जा बैठ बोली, तुम्हें जानना है तुम्हारी दाइसा कहाँ है। नैना ने कुछ ना कह बस उस औरत की तरफ देखी तो उसके ठंडे नज़र को देख मेघा गुस्से में बोली, मुझसे बात करते वक्त अपनी नज़र नीचे रखो। मेघा के बोलने के बावजूद नैना अपनी नज़रें नीचे नहीं की तो मेघा गुस्से में भड़कते हुए बोली, अगर उस नौकरानी के बारे में जानना है तो मैं जो बोल रही हूँ वो करो। ये सुन नैना अपनी नज़रें झुका ली। ये देख मेघा के चेहरे में खुशी छा गया। फिर मेघा उसके तरफ शैतानी तरीके से देख बोली, अपने आप को चांटा मारो। नैना बिना कुछ बोले जैसा मेघा बोली वैसा करने लगी। वो अपने गालों पर चांटा मारने लगी। ये देख मेघा को बहुत मज़ा आने लगा तो फिर वो और मज़ा लेने के लिए बोली, और जोर से खुद को मारो, पूरे मेंशन में सुनाई देना चाहिए। नैना और जोर से खुद को मारने लगी। उसके गाल अपने आप को मारते मारते सूजने लगा धीरे धीरे, पर वो रुकी नहीं। तभी कॉलेज का सजा पूरा करने के बाद प्रणव घर वापस आया तो सामने जो हो रहा ये देख वो अपनी माँ के पास जा तमाशा देख पूछा, ये क्या हो रहा है मोम। मेघा अपने बेटे के तरफ देख प्यार से बोली, इस लड़की के वजह से तुम्हें सजा मिला ना, अब मैं इसे सजा दे रही हूँ। अपनी माँ की बातों को सुन प्रणव के चेहरे पर कोई खुशी नहीं आया।
हाँ, वो नैना को कुछ खास पसंद नहीं करता था और उसके लिए प्रणव के मन में कोई अच्छे ख्याल नहीं थे, पर फिर भी उसके लाल सुझे चेहरे को देख प्रणव को थोड़ा बुरा लगने लगा। वो अपनी माँ की तरफ देख बोला, मोम इतना काफ़ी है। पर मेघा कहाँ रुकने वाली थी, वो हंसते हुए बोली, बेटा ये काफ़ी नहीं है। इतना बोल वो सामने देख मज़ा लेने लगी, पर प्रणव को उसका लाल चेहरा देख क्यों इतना बुरा लगने लगा। वो तो इसे पसंद भी नहीं करता, इसके साथ बुरा ही करना चाहता था। प्रणव ने कुछ ना कह वहां से जाने का फैसला कर जाने लगा, पर जाते वक्त वो पीछे मुड़ नैना को देखा, फिर अपने कमरे में चला गया। नवीन जब घर वापस आया तो सामने जो चल रहा था उसे देख सवाल किया, ये क्या कर रही हो मेघा? मेघा हंसते हुए बोली, इसे उस नौकरानी के बारे में जानना है, तो बस जो इसे जानना उसके लिए इसे कुछ तो करना ही होगा। नवीन मेघा की तरफ देख गुस्से में भड़कते हुए बोला, पागल औरत, इसके सुझे चेहरे को अगर कोर्ट से आए लोग देख लिए तो कितना परेशानी हो सकता है, तुम्हें नहीं पता क्या? अगर तुम्हें कुछ करना भी है तो ऐसे जगह पर करो जहां किसी को कुछ ना दिखे। अपने पिता के मुंह से ऐसी बातें सुन नैना को उस घटिया इंसान से और भी ज्यादा नफरत होने लगता है। कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है? मेघा ये सुन उसे रुकने का बोली तो नैना नवीन की तरफ अपने गुस्से से भरे लाल नजरों से देखते हुए पूछी, दाइसा कहाँ है? नवीन नैना की तरफ देख तिरस्कार से भरी मुस्कान के साथ बोला, जहां उसे कई साल पहले होना चाहिए था। नैना को कुछ समझ नहीं आया, आखिर नवीन कहना क्या चाहता है। वो उसे अपने कठोर नज़रों से घूर कर देखने लगी तो नवीन अपने लोगों की तरफ इशारा किया तो गार्ड्स उसके इशारे को समझ उसका काम करने चले गए। फिर कुछ ही वक्त में दाइसा को अपने साथ वहां लेकर आए। दाइसा की बुरी हालत को देख नैना गुस्से में पूछी, तुम दाइसा के साथ ऐसा क्यों किए? नवीन जोर जोर से हंसते हुए बोला, यही औरत ना जो तुझे भागने में तेरी माँ की हेल्प की थी। ये सुन नैना चुप हो गई, उसे समझ नहीं आया आखिर ये बात इसे पता कैसे चला। नवीन नैना के पास आ उसके चारों तरफ घूमता हुए आगे बोलने लगा, यही सोच रही हो ना मुझे कैसे पता चला? जब नवीन ने ये बोला तो नैना उसे घूरकर देखी तो नवीन उसके और देख खतरनाक मुस्कान दे बोला, जब तू आई थी ना अपनी माँ से मिलने उस दिन ही हरीश ने तुम दोनों की बातें सुन लिया था। पता है तुझे मैंने उस वक्त क्यों कुछ नहीं किया? क्योंकि मैं पहले तेरे बारे में पता कर तुझे यहाँ ला तेरे सामने तेरी दाइसा को इस बात के लिए सजा देना चाहता था। जब नवीन ने ये बोला तो नैना उसके तरफ देख बोली, उनकी कोई गलती नहीं है, जो सजा देना है वो हमें दे सकते हो। नैना की इस बात को सुन नवीन जोरों से हंसने लगा, हंसते हुए फिर वो शांत हो किसी राक्षस की तरह आगे बोला, तूने परसों मुझे एक डील दिया था, आज मैं तुझे एक डील दे रहा हूँ। तेरी दाइसा को मैं तब तक कुछ नहीं करूँगा जब तक तू चुपचाप से जैसा मैं बोलूँ वैसा करती रही तो। नैना ने ठीक है बोला तो नवीन अपनी बीवी के पास जा एक चालाक हंसी के साथ बोला, इसे सजा देना चाहती हो ना मेघा? मेघा अपना सिर हाँ में हिला बोली, इसने मेरे बेटे को मारा है, तो मैं इसे कैसे छोड़ दूँ? नवीन ने ये सुना तो वो अपने नौकर से बोल कोड़ा मंगवाया, फिर नैना के पास जा जैसे ही मारने वाला था दाइसा रोते हुए बोल पड़ी, साहब छोटी मालकिन को कुछ मत करिए, आप मेरे साथ जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। नैना अपनी दाइसा की तरफ देख हल्का सा मुस्कुरा बोली, दाइसा इस आदमी के कोड़े में इतना दम नहीं कि वो नैना को तोड़ सके। जब नैना ने ये बोला तो नवीन गुस्से में कोड़े को कस के पकड़ नैना के पीठ पर मारने ही वाला था कि तभी एक नौकर भागते हुए आ बोला, साहब दक्ष साहब आए हैं। ये सुन नवीन जल्दी से उस नौकरानी को यहाँ से ले जाने का ऑर्डर दिया, फिर नैना को भी उसके कमरे में बंद करने का ऑर्डर दे दिया। फिर जल्दी से दक्ष के स्वागत के लिए दरवाजे पर गया। अंदर आने के बाद दक्ष की नज़र नैना को ढूंढने लगी, पर नैना उसे कहीं नहीं दिखी। वही नवीन उसे बैठने का बोल फिर पूछा, दक्ष सर इतनी रात को आप यहाँ कैसे? दक्ष ने अपने ठंडे आवाज में कैजुअल टोन में बोला, क्यों मैं रात को आ नहीं सकता क्या? नवीन ने थोड़ा घबराया आवाज में झट से बोला, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आपका जब दिल करे आप तब आ सकते हैं। पर वो आगे कुछ और बोलता, इससे पहले ही दक्ष बोल पड़ा, आपके फैमिली के साथ मुझे डिनर करने का दिल कर रहा है। इतना कह वो सवाल करता है, क्या आप सब डिनर कर लिए हो? नवीन ने सिर न में हिला दिया और झट से बोल पड़ा, नहीं सर, ये तो हमारी खुशनसीबी है,
क्या आप हम सबके साथ डिनर करना चाहते हैं? अगर हमें पता होता आप हम सबके साथ डिनर करने वाले हैं तो मैं आपके लिए 7 तरीके का डिश रेडी करने को कहता। इस बात को सुन दक्ष ने कैजुअल टोन में ही बोला, इसकी जरूरत नहीं है, जो है चलेगा। कमरे के अंदर नैना परेशान हो सोचने लगी वो यहाँ क्यों आई है। वो यहाँ सब ठीक करने आई थी पर सब कुछ बर्बाद होता जा रहा है बस। उसे कोई रास्ता क्यों नजर नहीं आ रहा, वो कैसे लड़े। अब नैना हारना नहीं चाहती थी पर वो हार रही है ये सोचकर नैना की आंखें नम होने वाली थी। पर उसे जब अपने बाबा का बात याद आया तो वो अपने आंसू बाहर नहीं आने दी। उसने दीवार पर कसके एक जोरदार मुक्का मार खुद में गुस्से से भरी आवाज में बोली, हम हार नहीं सकते हैं, हम इतने भी कमजोर नहीं है, हम लड़ेंगे आखिरी वक्त तक, हमें जितने से अब कोई नहीं रोक सकता है। नैना यहाँ खुद से बातें कर रही थी, वहीं बाहर सभी लोग। जैसा दक्ष ने कहा कि वो सबके साथ डिनर करना चाहता है तो उसके इस डिमांड को सुन नवीन ने सबको डिनर के लिए बुला लिया। फिर सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। तभी दक्ष बोला, कोई मिसिंग है। ये सुन नवीन थोड़ा झिझकते हुए बोला, मेरी बेटी नैना अब तक इस माहौल को अपना नहीं पाई है तो वो हमेशा अकेले ही खाना खाती है। दक्ष ने नवीन को घूरा, वो उसे ऐसे घूर रहा था जैसे बोल रहा हो, नहीं ये सच नहीं है, जल्दी से मुझे सच बताओ। दक्ष के कोल्ड नजरों को देख उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। वो कुछ आगे बोलने की कोशिश करने ही जा रहा था कि दक्ष चेयर से उठ पूछा, नैना का कमरा कौन सा है? डर की वजह से नवीन ने झट से बता दिया तो दक्ष उन सबको इग्नोर करते हुए नैना के कमरे की ओर जाने लगा। नवीन का तो डर से हालत खराब होने लगा, कहीं दक्ष ने नैना के सुझे चेहरे को देख लिए तो वो अब कुछ नहीं कर सकता है। वो जल्दी से फिर खड़ा हो उसके पीछे गया। उसे ये सोचकर गुस्सा आने लगा, आखिर ये दक्ष दीवान उस लड़की नैना में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। उसे अब डर लगने लगा, कहीं दक्ष दीवान को नैना से प्यार तो नहीं हो गया। अगर ऐसा हुआ होगा तो नवीन के लिए बहुत बुरा साबित होने वाला है। वही डाइनिंग टेबल पर दक्ष नैना की परवाह कर रहा है ये देख ईशा को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में अपने फोक को कस के पकड़ अपना गुस्सा खाने पर निकाल रही थी। दूसरी तरफ कमरे का दरवाजा खुला पर नैना ने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, वो बस खिड़की की तरफ देखती रही। दक्ष कमरे के अंदर आने लगा तो नवीन भी अंदर आने लगा तो दक्ष उसे अपने ठंडे नज़र से देख बोला, क्या मैं उससे अकेले में बात कर सकता हूँ? नैना को दक्ष का आवाज सुनाई दिया तो वो अपने हाथ को और कस के बांध सोची, ये उससे मिलने क्यों आया है। वही दक्ष के बातों को सुन नवीन दरवाजे के बाहर ही रुक गया तो दक्ष फिर दरवाजे को बंद कर नैना के पास जा बोला, कैसा है तुम्हारा पैर? नैना ना ही उसकी तरफ मुड़ी ना ही उसके सवाल का कोई जवाब दी तो दक्ष उसके इस बर्ताव को देख उसका हाथ पकड़ अपनी ओर किया तो वो उसका चेहरा देख गुस्से में पूछा, ये कैसे हुआ, किसने तुम्हें मारा है? नैना कोई जवाब ना देते हुए बस अपना हाथ छुड़ा ली तो दक्ष फिर उसके हाथ को पकड़ दीवार पर धक्का दे उसके दोनों हाथ को ऊपर कर अपने एक हाथ से पकड़ अपने दूसरे हाथ से उसका चेहरा छू बोला, बताओ ये किसने किया है? नैना इस बार दक्ष के इस हरकत पर गुस्से में बोली, तुम्हें इससे क्या, तुम्हें पूछने का कोई हक नहीं, यहाँ से जाओ। नैना की ये बात सुनकर दक्ष का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने नैना का हाथ और भी मजबूती से पकड़कर गुस्से में कहा, जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो। तुम्हारे ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, किसी और का नहीं। इतना कहकर दक्ष ने उसका हाथ झटकते हुए छोड़ दिया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। नैना को उसकी बातों का मतलब समझ नहीं आया। वो खुद से बुदबुदाए, ये लड़का पागल है क्या? और फिर थकी आंखों से आसमान की ओर देखने लगी, जैसे खुद से जवाब ढूंढ रही हो। कमरे के बाहर आते ही दक्ष के चेहरे पर गुस्से और क्रूरता का ऐसा भाव था कि वहां मौजूद हर किसी का शरीर एक पल को सिहर उठा। उसने सीधा नवीन की ओर देखा और बोला, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। नवीन ने बिना समय गंवाए हॉल में मौजूद सभी लोगों को बाहर जाने को कहा। जब सभी चले गए, दक्ष ने एक ठंडी मगर धमकी भरी आवाज में कहा, मैं आपकी बेटी नैना से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर नवीन के तो होश ही उड़ गए। जिसका डर उसे कई दिनों से था आखिर वही सामने आ खड़ा हुआ। पर वो तो अभी पढ़ ही रही है। नवीन हकलाते हुए बोला, इतनी जल्दी उसकी शादी करना ठीक नहीं।
नवीन के इस जवाब पर दक्ष के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आ गई। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, दक्ष ने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, तो मैं तुम्हारा सब कुछ खत्म कर दूंगा, ये डील भी। इतना कहकर वो मुड़ा और जाते जाते पीछे मुड़कर डरावनी आवाज में बोला, कल सुबह तक का वक्त है तुम्हारे पास। दक्ष के जाने के बाद नवीन की सांसें जैसे थम सी गई थीं। वो अपनी जगह पर बैठा कुछ सोच ही रहा था कि तभी मेघा, ईशा और प्रणव वहां आ गए। मेघा ने चिंता में पूछा, क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? नवीन ने गुस्से में सोफे पर जोर से लात मारी और बोला, दक्ष दीवान नैना से शादी करना चाहता है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। ईशा झट से बोल उठी, डैडी, आप उस गांव की लड़की से मेरे दक्ष की शादी कैसे कर सकते हैं? यू नो हाउ मच आई लव हिम। अपनी बेटी की आंखों में आंसू देख नवीन का दिल पसीज गया। माय प्रिंसेस, डोंट क्राई, डैडी सब ठीक कर देंगे, उसने ईशा को गले लगाते हुए कहा और उसके बालों में प्यार से हाथ फिराते हुए बोला, जाओ मेरी जान, सो जाओ, जो मेरी बेटी चाहेगी वो उसे मिलेगा। ईशा मुस्कुराती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। ये सब देखकर प्रणव अंदर से बहुत बेचैन था। डैडी हमारे अपने नहीं हैं, फिर भी ईशा के लिए सब कुछ करते हैं। लेकिन नैना, वो तो उनकी अपनी बेटी है, फिर उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों? नवीन अपने मन में ये सोच रहा था। तभी नवीन ने प्रणव से कहा, बेटा जाओ तुम भी सो जाओ, कल कॉलेज जाना है। यस डैड, कहकर प्रणव वहां से जाने का नाटक कर छुप गया ताकि माँ बाप की बातें सुन सके। प्रणव के जाते ही मेघा अब गुस्से में भड़कते हुए बोल पड़ी, नवीन, कब तक ये लड़की हमारे बच्चों के बीच दीवार बनी रहेगी? नवीन ने उसे शांत करते हुए कहा, मैं हूं ना। लेकिन मेघा ने उसका हाथ झटक दिया, अब नहीं नवीन, अब मुझसे और नहीं सहा जाता। तुम्हें पता है न, प्रणव रोज पूछता है उसका असली पिता कौन है। मैं उसे कैसे बताऊं कि आप ही उसके रियल डैड हो? आपने छवि से सिर्फ संपत्ति के लिए शादी की, लेकिन उससे रिश्ता भी बना लिया। और अब मुझे कहते हो कि सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। नवीन ने उसे गले लगाकर कहा, मेघा प्लीज, मैं मर्द था, उस वक्त खुद पर काबू नहीं रख सका। लेकिन अब मेरी दुनिया सिर्फ तुम हो। मैंने छवि को उसकी जगह दिखाई और तुम्हें अपने जीवन में वो जगह दी जो तुम डिजर्व करती हो। मेघा की आंखों में अब भी गुस्सा था। वो गुस्से में भड़कते हुए बोली, दुनिया को क्या, हमारे बच्चों को भी यही लगता है कि तुम उनके डैड नहीं हो। ये सब सुनकर प्रणव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दौड़कर ईशा के कमरे में पहुंचा। ईशा चौंक गई, क्या हुआ भाई? प्रणव उसे घूरने लगा, जैसे किसी अजनबी को देख रहा हो। क्या हुआ? ईशा ने उसका हाथ पकड़कर हिलाया। प्रणव धीरे से बोला, नवीन मल्होत्रा ही हमारे असली डैड हैं। ईशा के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। ये देखकर प्रणव चौंक गया। तुम्हें पहले से पता था? हाँ, ईशा शांत स्वर में बोली। कब से? बचपन से। प्रणव ने गुस्से में एक थप्पड़ मार दिया। तुमने मुझे मारा? ईशा चीखी। प्रणव ने गुस्से से कहा, तुम्हें सच्चाई पता थी, फिर भी नैना के साथ इतना गलत किया। तुम्हें पता भी है मैं उसके साथ क्या करने वाला था। उसकी आवाज टूटने लगी, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। ईशा चिल्लाई, तुम उस लड़की के लिए इतना क्यों रो रहे हो? वो हमारी बहन नहीं है। उसके कारण हमें क्या क्या सहना पड़ा, भूल गए। प्रणव ने फिर एक थप्पड़ जड़ते हुए कहा, हाँ, लेकिन हम दोनों को पापा का प्यार तो मिला, पर नैना को कुछ नहीं मिला। ईशा चुप हो गई। तुम्हें अपनी तकलीफ याद है, पर नैना की नहीं। मॉम डैड ने उससे उसकी माँ तक छीन ली। मैं नहीं जानता था कि मेरा परिवार इतना खुदगर्ज है। इतना कहकर प्रणव वहां से गुस्से में निकल गया। प्रणव अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करता है, फिर आईने के पास जा वो खुद को देखते हुए उसकी आंखें भर आती हैं। मैं ऐसा कैसे कर सकता? वो मेरी अपनी बहन है। ये कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगता है। मैं उससे नजरें कैसे मिला पाऊंगा एक भाई के रूप में? मैं भाई कहलाने के लायक नहीं रहा। उसकी आवाज थरथरा रही थी। वो खुद से घृणा कर रहा था।
रोते रोते वो बिस्तर पर गिर पड़ा और आंसुओं के साथ नींद में डूब गया। अगली सुबह जब सभी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहे थे, प्रणव कार के पास खड़ा था। ईशा ने देखा तो बोली, क्या हुआ, चलो अंदर बैठो, लेट हो रहा है। लेकिन प्रणव ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, वो बस चुपचाप खड़ा रहा। तभी नैना बाहर आई। प्रणव ने उसे आवाज दी, नैना, लेकिन नैना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। प्रणव ने फिर कहा, चलो साथ चलते हैं। उसका बदला हुआ रवैया देख नैना घबरा गई। उसे लगा शायद वो कुछ और बुरा करने वाला है, इसलिए उसने बिना कुछ बोले आगे बढ़ जाना ही बेहतर समझा। प्रणव जानता था कि उसके बदले व्यवहार पर नैना को शक होगा। वो खुद को दोषी मान रहा था और अब सिर्फ एक चीज चाहता था, सब ठीक करना। ईशा ने ये देखा तो गुस्से में कार से उतर आई। जाओ, नैना को अपने साथ ले जाओ, मुझे तुम्हारे साथ कॉलेज नहीं जाना है। इतना कहकर वह ड्राइवर को दूसरे कार निकालने का आदेश देकर चली गई। प्रणव असमंजस में खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे, पर इतना तय था, जो हुआ उसमें नैना की कोई गलती नहीं है। वो सिर्फ एक मोहरा थी, दोष था सिर्फ उसके पिता का। वहीं दूसरी ओर ऑफिस में बैठा नवीन परेशान था। क्या किया जाए, वो लगातार सोच रहा था। फिर अचानक एक खतरनाक योजना उसके दिमाग में आई। अगर मैं नैना की शादी अब करवा दूं, तो मुझे दो फायदे होंगे। एक, कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार उसकी शादी एक अच्छे खानदान में हो जाएगी और मैं सारा फायदा ले पाऊंगा। और दूसरा, दक्ष दीवान जैसा ताकतवर आदमी मेरे साथ जुड़ जाएगा। एक बार उसकी शादी हो गई तो जैसे मैंने छवि को इस दुनिया से गायब किया, वैसे ही नैना को भी खत्म कर दूंगा और फिर अपनी बेटी ईशा की शादी दक्ष से करवा दूंगा। ये सोचते ही उसने दक्ष को कॉल किया। फोन उठाते ही बिना किसी भूमिका के बोला, सर, मैं तैयार हूँ अपनी बेटी की शादी आपसे करने के लिए। दक्ष को पहले से यकीन था कि यही जवाब मिलेगा। कल लॉन्च पार्टी के दौरान सगाई होगी, अनाउंसमेंट के लिए तैयार रहना। इतना कहकर दक्ष ने कॉल काट दिया। फिर अपनी आंखें बंद कर मुस्कुराते हुए दक्ष बोला, अब तुम्हारी हर चीज पर हक हमारा है, नैना। वही दूसरी तरफ कॉलेज में जब प्रणव के दोस्त नैना को परेशान करने की योजना बना रहे थे, प्रणव ने गुस्से में चेतावनी दी, मेरी बहन को छूने की कोशिश भी मत करना। सभी दोस्त हैरान रह गए, ये क्या कह रहा है प्रणव। पर प्रणव ने उन सभी को गुस्से में देखा तो सभी अपने अपने बुक को देखने लगे। धीरे धीरे सारे क्लास खत्म होने लगे। सारे क्लास खत्म होने के बाद, प्रणव के जाने के बाद, ईशा उन लड़कों की तरफ देखी तो कुछ लड़के भी समझ गए। फिर नैना के पास जा उसे परेशान करने लगे। तभी प्रणव वहां आया, भीड़ को चीरता हुआ सीधे ईशा के पास गया, क्योंकि उसे पता था ये सब ईशा का किया धरा है। वो उसके पास जा उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूरा क्लास सन्न रह गया, नैना भी। नैना कुछ समझ नहीं पा रही थी, ये वही प्रणव था जिसने उसके साथ बुरा करने का कोशिश किया था, पर अब क्या हो गया है उसे। ईशा गुस्से में चीखते हुए अपने भाई से बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? उसे बहन मानते हो तो मानो, मैं तो उसे कभी अपनी बहन नहीं मानूंगी। इतना कहकर ईशा वहां से चली गई। पूरा कॉलेज हैरान था। सब जानते थे कि प्रणव अपनी बहन ईशा से कितना प्यार करता है और आज उसने उसी को थप्पड़ मार दिया। शाम को जब नैना घर लौटी, उसने देखा कि ड्राइंग रूम में कुछ औरतें सुंदर कपड़ों के साथ बैठी हैं। नैना चुपचाप सीढ़ियां चढ़ने लगी, तभी नवीन की आवाज गूंजी, लड़की, इधर आओ। ना चाहते हुए भी नैना वहां गई। नवीन ने उसकी ओर घूरते हुए कहा, इनमें से कोई एक ड्रेस चुन लो, कल तुम्हारी सगाई है। इस बात को सुन नैना गुस्से में नवीन के तरफ देख सवाल की, किस हक से मेरी सगाई तय किए? नैना गुस्से में बोली तो नवीन ने जोर से नैना को थप्पड़ मारा और अपने कठोर आवाज में बोला, अपनी आवाज नीचे रखो लड़की, कल तेरी सगाई है। एक बार शादी हो गई तो ये सब मेरा हो जाएगा और तू फिर आज़ाद हो जाएगी और किसी अपने को भी आज़ाद कर पाएगी। ये सुन नैना कुछ पल चुप रही, फिर सवाल की, किससे करनी है शादी? उसने धीरे से पूछा। दक्ष दीवान से, नवीन बोला। ये सुन नैना का चेहरा सख्त हो गया।
उसने मन ही मन कहा, तो वो भी इस मल्होत्रा के साथ मिला हुआ है। मेरा शक सही था। उसने कपड़ों की ओर देखा और सबसे साधारण ड्रेस चुनते हुए बोली, ये ठीक है। फिर चुपचाप वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद ईशा और प्रणव अंदर आए। ईशा ने सगाई की बात सुनी तो फौरन अपने पिता के पास गई। डैडी, आप उस गंवार से मेरे दक्ष की शादी करवा रहे हैं। नवीन ने उसे गले लगाते हुए कहा। चिंता मत करो, एक दिन वो तुम्हारा ही होगा। ये सुनकर प्रणव का खून खौल उठा। कैसे इंसान हो आप? वह चीख पड़ा। नवीन चौंक गया। क्या हुआ बेटा? प्रणव लाल आंखों से बोला, आप नैना के साथ ये सब कैसे कर सकते हैं? वो आपकी बेटी है। मेघा बीच में बोली, बेटा तुम ऐसे बात नहीं कर सकते। इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अब भी बस हम सबकी भलाई ही सोच रहे हैं। अपनी माँ की वही पुरानी बातें सुन प्रणव हंस पड़ा। भलाई किसकी? आपने इन्हें भगवान बना दिया था मेरे सामने। लेकिन अब नहीं, अब मुझे सच्चाई पता चल चुकी है। ये है मेरे असली डैड जिन्होंने पैसे के लिए नैना की माँ से शादी की, फिर पता नहीं उनके साथ क्या किया और अब नैना को भी बेच देना चाहते हैं। मुझे शर्म आती है आपको अपने माता पिता कहने में। नवीन ने गुस्से में आकर थप्पड़ मार दिया। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, ऐशो आराम, प्यार, हर वो चीज़ जो तुमने चाहा उससे पहले। और तुम अब मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? प्रणव ने अपनी ठंडी और खाली आंखों से अपने पिता की ओर देखा। फिर चुपचाप अपने जेब से पर्स निकाला, उसमें रखे सारे पैसे और कार्ड निकाल उनके चेहरे की ओर उछालते हुए कहा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। शर्म आती है ये सोचकर कि मैं आप दोनों का बेटा कहलाता हूँ। अब समझ में आया कि मैं इतना गिरा हुआ क्यों हूँ। जब मेरे अपने माता पिता ही इतने नीचे हों, तो बेटा क्या खाक ऊंचा निकलेगा। ये कहते हुए वो तेजी से मेंशन से बाहर निकल गया। मेघा उसका पीछा करते हुए दौड़ी लेकिन प्रणव ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सब कुछ छोड़ चुका था, रिश्ते, घर और अपने उस नाम को भी जिसे वह अब बोझ समझने लगा था। मेघा वहीं जमीन पर बैठ फूट फूट कर रोने लगी। उसकी हालत देख नवीन उसके पास आया, उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन मेघा की रुलाई नहीं थमी। ईशा भी भागती हुई आई और अपनी माँ को गले लगाते हुए बोली, मम्मा, ये सब उस मनहूस लड़की की वजह से हुआ है। भैया ने मुझे पहली बार थप्पड़ मारा, सिर्फ उसी के लिए। ईशा की ये शब्द सुनकर नवीन और मेघा दोनों चौंक पड़े। क्या उसने तुम्हें मारा? ईशा मासूम बनते हुए सर झुकाकर बस सिर हिला दी। हाँ मम्मा डैडी, सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। नवीन की आंखों में अब सिर्फ एक लक्ष्य रह गया था, हर हाल में नैना को रास्ते से हटाना। उधर नैना अपने कमरे के कोने में बैठी उस सगाई के जोड़े को देखती रही। लहंगे को अपने हाथों में थामते हुए फुसफुसाए, मुझसे शादी करके बहुत पछताओगे दक्ष दीवान। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक स्थिरता थी जिसमें न उम्मीद थी, न डर, सिर्फ प्रतिशोध का एक ठंडा ज्वालामुखी। दूसरी तरफ प्रणव सड़क किनारे एक पुराने से पाक की बेंच पर बैठा रहा। जेब खाली थी, दोस्त साथ नहीं थे, सिर पर छत भी नहीं। रात काटने के लिए उसने आसमान ताकते हुए बस एक ही सोच मन में दोहराई, कम से कम अब मैं खुद को आईने में देख सकता हूँ। सवेरे की ठंडी हवा ने प्रणव की नींद तोड़ी। आंखें खोलते ही उसे एहसास हुआ कि वो अभी भी उसी पाक में पड़ा है। तभी एक कार उसके सामने आकर रुकी और उसमें से नवीन बाहर निकलते हुए बोला, कब तक यूं ही भटकते रहने का सोचे हो बेटा? चलो अब घर। तुम्हारी मोम कल रात से कुछ खाई नहीं है, बस रोई जा रही है। प्रणव कड़वी मुस्कान के साथ बोला, कल रात से मेरी मोम रो रही है। सोचो कितनी रातें नैना और उसकी मोम ने यूं ही रोते हुए बिताई होंगी। नवीन खामोश हो गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने अपनी चाल बदली। अगर तुम नैना को अपनी बहन मानते हो तो उसके लिए ही चलो। आज उसकी सगाई होने वाली है। इस बात को सुन प्रणव ने तल्ख लहजे में जवाब दिया, आप कब तक अपने फायदे के लिए बस दूसरों का सॉरी अपनों का ही इस्तेमाल करेंगे? ये आपका फैसला है, आपकी चाल मुझे स्वीकार नहीं।
मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी बहन की जिंदगी आप अपने फायदे के लिए दे और मैं उसका हिस्सा बनूं। प्रणव की ऐसी बातें सुन नवीन के चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर गई। तो फिर उसका भला ही सोच लो, मैं उसकी शादी बहुत अच्छे घर में करवा रहा हूँ। प्रणव ने एक पल चुप रहकर बस इतना कहा, अगर उसे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इस बार मैं आपको बख्शूंगा नहीं। और वो कार में बैठ गया। उसे समझ आ गया था अब उसे नैना के लिए लड़ना है, उसकी रक्षा करनी है, चाहे इसके लिए उसे अपने ही खून से क्यों न भिड़ना पड़े। कुछ वक्त के बाद कार मेंशन आ रुका तो प्रणव और नवीन कार से बाहर निकल गए। जब प्रवीण अंदर आया तो अपने बेटे को आता देख मेघा ने दौड़कर प्रणव को गले लगाया, पर प्रणव की आंखों में कोई ममता नहीं थी, बस एक गहरी चोट थी। कुछ वक्त आपसे दूर क्या हुआ, आप रोने लगी। सोचिए आपने नैना को उसकी माँ से कितने सालों तक अलग रखा। इतना कहकर वो अपनी माँ को खुद से दूर कर सीधा अपने कमरे की ओर बढ़ गया। आज का दिन पार होने लगा था। नवीन ने आज नैना को कॉलेज जाने से रोक दिया था। वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। कुछ वक्त पार हो गया, कमरे में दो लड़कियां नैना को तैयार करने आईं। कुछ वक्त के बाद नैना रेडी हो चुकी थी। जब वो अपने दर्पण के सामने खड़ी हुई तो खुद को देख धीरे से खुद में बुदबुदाए। हर लड़की इस दिन का सपना देखा करती है, पर हम नहीं। आज का दिन हमारे लाइफ का सबसे बुरा दिन है। चेहरे पर एक भी रंग बाकी नहीं था, जैसे उसकी आत्मा इस सगाई से पहले ही मर चुकी हो। जब नैना खुद से बातें कर रही थी तभी दरवाजे पर नौकरानी की दस्तक हुई। नौकरानी नैना को जल्दी नीचे आने का बोल वहां से चली गई तो नैना अपने लहंगे को पकड़ बिन कोई भाव के साथ चलते हुए नीचे आने लगी। जब किसी लड़की का सगाई होता है तो उसके चेहरे पर निखार बढ़ जाता है, पर नैना के तो चेहरे का सारा रंग ही उड़ चुका था। नवीन, मेघा, ईशा एक साथ कार के अंदर बैठ निकल गए। जब नैना दूसरे कार के अंदर जाने ही वाली थी कि तभी प्रणव उसके हाथ को पकड़ उसे अपने साथ ले गया। प्रभाव के ऐसा करने से नैना उसके हाथ को झटक बोली, फिर कोई हरकत करने की कोशिश किए तो देख लेना। प्रणव तभी हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मेरा इतना हिम्मत ही कहा कि मैं तुमसे टक्कर ले सकूं। नैना को समझ नहीं आया अगर ये इसे परेशान नहीं करना चाहता तो इसे रोक क्यों रहा है। इतना कहने के बाद प्रणव के चेहरे का रिएक्शन बदल चुका था। वो अपने उदासी और चिंता से भरे भाव के साथ आगे बोला, उस कार में मत जाओ। जितना मैं ईशा को जानता हूँ वो जरूर कुछ ना कुछ ट्रैप तुम्हारे लिए बिछाई होगी। नैना को प्रणव की बातें सुन आश्चर्य होने लगा। क्या ये सच में उसके लिए अच्छा सोच रहा है या फिर इसके पीछे कोई बुरा मकसद है। नैना के भाव को प्रणव पढ़ बोला, फिक्र मत करो, मेरा कोई बुरा मकसद नहीं है, एक बार भरोसा कर लो मेरा। नैना ने कुछ नहीं कहा, बस प्रणव के कार में जा बैठ गई। उसे पता था अगर प्रणव उसके साथ कुछ भी बुरा करने का कोशिश भी किया तो नैना उसे धूल चखा देगी, और अगर सच में प्रणव उसके लिए उदार हो रहा है तो उसे आज उस पर थोड़ा यकीन हो जाएगा कि शायद वो सुधर रहा हो। कुछ वक्त के बाद जब नवीन, मेघा, ईशा पार्टी हॉल में पहुंचे तो दक्ष उनके पास जा दरवाजे की तरफ देख सवाल किया, मेरी होने वाली वाइफ कहाँ है। नवीन ने घबराते हुए झट से जवाब दे दिया, बस सर, वो पहुंचती ही होगी। ये सुन ईशा के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गया। उसने मन ही मन हंसते हुए कहा, जरूर आएगी, पर उसकी लाश। ईशा ने नैना को मरवाने के लिए उस गाड़ी का ब्रेक फेल करवा दिया था। अब तो बस वो इंतजार कर रही थी कब उसकी सौतेली बहन का मौत का खबर उसे मिले। इतना सोचने के बाद ईशा दक्ष की तरफ देखती है। दक्ष आज अपने इस अपीयरेंस में और भी अधिक डैशिंग लग रहा था। उसे देख ईशा की आंखें उस पर बस टिक सी गई। वो दक्ष से बात करने ही जा रही थी कि तभी दक्ष आगे बढ़ गया तो ईशा पीछे मुड़ देखी तो उसे दिखा कि नैना आ चुकी है। उसे सही सलामत देख ईशा की आंखें गुस्से में लाल हो गई, पर उसके मन में एक ही सवाल दौड़ने लगा, आखिर वो जिंदा कैसे बची। उसके मन में चल रहे सवाल का जवाब उसका भाई उसके करीब आ दिया, यही सोच रही हो ना वो जिंदा कैसे बच गई। अपने भाई का आवाज सुन ईशा चौंक गई तो प्रणव हंसते हुए बोला, डरो मत, मैं ही हूँ। ईशा उसे गुस्से में घूरने लगी। उसे समझ आ गया था इन सब के पीछे उसका भाई प्रणव ही है जो उसे बचाया होगा। उसके ऐसे रिएक्शन पर प्रणव हंसते हुए बोला,
बहन हो तुम हमारी, हम तुम्हारे रग रग से वाकिफ है, दोबारा ऐसा करने का सोचना भी मत, नहीं हो हम भूल जाएंगे कि तुम हमारी बहन हो। इतना बोल प्रणव आगे बढ़ गया।